तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर लीनियर अलजेब्रा। और लीनियर अलजेब्रा में सबसे पहले मैट्रिक्स। आप जानते हैं कि जो आपका मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंडर में 2 to 3 मार्क्स एवरी ईयर कंफर्म है। ओके, गेट एग्जामिनेशन में। और सबसे अच्छी बात इसके साथ में यह है कि आसान है समझने के लिए, और आप इसमें अच्छे से ये जो मार्क्स है गेन कर सकते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले आपको जो पुरानी बातें वो थोड़ी रिवाइज करनी पड़ेगी। जैसे आप जानते हैं कि जो आपका मैट्रिक्स होता है उसका सिंबल कैसे होता है। सबसे पहले सिंबल की बात कर ले। इस तरह का सिंबल होता है आपका मैट्रिक्स का। ओके, ये आपका सिंबल होता है। इसी के जैसे सिंबल होता है, आपने देखा होगा कुछ ऐसा। ये सिंबल होता है डिटर्मिनेंट का। ओके, तो ये डिटर्मिनेंट का होता है और ये आपका मैट्रिक्स का होता है। तो हम इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं जो बेसिक बातें हैं मैट्रिक्स की, कि आपको जब आप मैट्रिक्स सोल्व करेंगे तो आपको कौन कौन सी वो बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जो आपको आनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले बात करते हैं आपके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर दो मैट्रिक्स है आपके, या दो से ज्यादा मैट्रिक्स है, तो आप उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। उसके बाद बात हम करेंगे किसी मैट्रिक्स के अंदर स्केलर की मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। उसके बाद बात करेंगे हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। दो या दो से ज्यादा आपके पास कोई मैट्रिक्स है, आप उनकी मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, कैसे उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं। उसके बाद हम कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट क्या होता है और कैसे हम उसको परफॉर्म करते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। और उसके बाद बात हम करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की। ये सारी की सारी बातें आपकी बड़ी बेसिक सी बातें हैं, ये आपको आनी चाहिए। एक तो तरीका यह था कि मैं आपको बोल देता कि आप अपनी जो पुरानी किताबें हैं उनमें से आप देख लीजिए, और दूसरा तरीका है कि मैं आपको यहाँ एक एक बार आपको करके दिखाऊं। कुछ स्टूडेंट है जो जानते भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इन बातों को भूल गए होंगे। तो खैर, जो जानते हैं इन चीजों को वो रिवीजन प्रोस्पेक्टिव से देख लीजिए, और जो भूल गए हैं वो दोबारा से यहाँ रिवीजन के प्रोस्पेक्टिव से वो भी यहाँ पे देख लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। अब देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए कुछ कंडीशन है, और जो सबसे बेसिक कंडीशन है वो है शुड सेटिस्फाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ इसका, कि साइज ऑफ मैट्रिक्स ए और साइज ऑफ मैट्रिक्स बी ये आपका इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, ओके, ये कोई आपके पास मैट्रिक्स है ए, और ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है बी। अभी मैंने इनके अंदर जो एलिमेंट है वो मैंने फिलअप नहीं किए। तो कहा क्या गया है साइज ऑफ मैट्रिक्स ए और साइज ऑफ मैट्रिक्स बी। आप सब जानते हैं कि साइज कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 2x3, तो ये हो गया आपके मैट्रिक्स ए का साइज 2x3, यानी के 2 क्या होंगे इसमें, रो, और 3 क्या होंगे इसमें, कॉलम। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो पहला नंबर है ये हमेशा रो होगा। टेंशन खत्म, हमेशा रो होगा, आपको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और जो आपका दूसरा नंबर होगा वो हमेशा हमेशा कॉलम होगा। ठीक है, उसके बाद बी है आपका। बी भी अगर आपको सब्ट्रैक्शन या एडिशन करना है तो इसका जो साइज है वो भी 2x3 ही होना चाहिए, यानी कि 2 रो और 3 कॉलम। ओके, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कोई। ओके, तो हम लेते हैं कोई एग्जांपल। देखिए, कोई आपके पास कोई मैट्रिक्स है 2 रो और 3 कॉलम की। जैसे जैसे 1 2 3 4 5 6। ओके, ये आपकी कोई मैट्रिक्स है जिसको जिसमें 2 रो है, पहली रो, ये दूसरी रो, और 3 कॉलम है, 1 2 और ये 3।
इसको आपने मैट्रिक्स ए दिया और ये कोई मैट्रिक्स है आपकी बी, 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, इसमें भी 2 रो है, पहली रो और ये आपकी दूसरी रो, और आपका पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये आपका तीसरा कॉलम। अब आपको फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी। ओके, तो सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो एलिमेंट जहां रखा हुआ उसको उसी के साथ जोड़ना। कैसे, बताता हूं। जैसे 1 रखा हुआ है आपका A11, पहली रो और पहला कॉलम, और यहाँ पे भी क्या है A11, तो ये जुड़ जाएगा A11 प्लस A11, यानी कि 1 प्लस 2, तो क्या होगा यहाँ पे 3। इसके बाद ये क्या हो जाएगा 1 2, यानी पहली रो और दूसरा कॉलम, और यहाँ पे भी क्या है A12, पहली रो और दूसरा कॉलम, तो ये जुड़ जाएंगे, दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 प्लस 3, सो क्या हो जाएगा 5। इसके बाद 3 प्लस 4 7, और उसके बाद 4 प्लस 5 9, इसके बाद 5 प्लस 6 11, इसके बाद 6 प्लस 7 13। ओके, तो ये होगा आपका ए प्लस बी मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद चलते हैं मल्टीप्लाई बाय ए स्केलर। ओके, तो इसमें कैसे आपको पता होगा कि स्केलर क्या होता है। स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू होती है, जिसकी कोई वैल्यू होती है। जैसे 1 2 3, ये सारे के सारे क्या है आपके स्केलर। ओके, तो देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, ओके, और आपको इसमें मल्टीप्लाई करनी है किसी स्केलर के से। तो कैसे करते हैं हम मल्टीप्लाई। मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट है A1 A2 A3 और A4। तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया, ये इसका साइज क्या होगा, एक रो और ये दूसरी रो, तो दो हो गए इसमें रो, और कॉलम कितने होंगे, पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। तो क्या हो गई मैट्रिक्स आपकी 2 क्रॉस 2 की 2 क्रॉस 2 की एक आपकी मैट्रिक्स, जिसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है। तो अगर आप इसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए जो ये k है, यानी कि जो आपका स्केलर है, वो मैट्रिक्स ए के एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेगा। कैसे, देखिए KA1 KA2 KA3 और KA4। तो ये आपका जो स्केलर k था, इसने हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया। KA पहले में भी हो गया, KA दूसरे में भी हो गया मल्टीप्लाई, KA3 तीसरे में भी हो गया, और KA4 चौथे में भी हो गया। लेकिन जो मैट्रिक्स का साइज है वो अब भी आपका सेम ही है, केवल आपने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई की है। अब इसके बाद बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स की। देखिए अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिक्स है तो आप उनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर आपको किन्हीं 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है तो सबसे पहले एक कंडीशन है, वो आपको चेक करनी है कि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो भी रही है या नहीं। तो उस कंडीशन का नाम है आपका कन्फर्मेबल मैट्रिक्स। अब देखिए कन्फर्मेबल मैट्रिक्स से क्या मतलब है। मान लीजिए आपके पास में कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, जो कुछ इस तरह है ए आई जे, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है आपके पास ए जो है ए आई जे, और
उसका साइज भी दे रखा है m क्रॉस n, यानी कि m उसमें रो है और n उसमें कॉलम है। और एक मैट्रिक्स है आपके पास दूसरी जिसका नाम है b और उसके एलिमेंट है b i j p क्रॉस q, यानी p इसमें रो है और q इसमें कॉलम है। तो अगर आपको इन दोनों के दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है तो आपको सबसे पहले कंडीशन सेटिस्फाई चेक करनी पड़ेगी कि जो आपकी कंडीशन है कंफर्मेबल मैट्रिक्स की वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो देखिए वो कंफर्मेबल मैट्रिक्स की जो कंडीशन है वो कैसे हम फाइंड करेंगे। देखिए अगर आपकी पहली मैट्रिक्स का अगर आपकी पहली मैट्रिक्स का कॉलम पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो की जो संख्या है, जो नंबर है, जो वैल्यू है, अगर वो सेम है, अगर वो सेम है यानी इक्वल है, अगर पहली का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो आपस में इक्वल है तो हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स है वो कन्फर्मेबल है। और अगर कोई मैट्रिक्स आपकी कन्फर्मेबल है तो आप वहां पे मल्टीप्लाई उन मैट्रिक्स की कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां देखिए हम कहेंगे सिंस चूंकि n और p क्या है आपकी इक्वल है तो ये क्या हो गई, इसलिए देयरफॉर ये क्या है कन्फर्मेबल मैट्रिक्स है। ओके, तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर कुछ कंडीशन आपकी ऐसी बन जाए कि n इज नॉट इक्वल टू p तो आप क्या कहेंगे कि जो मल्टीप्लीकेशन है इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी बात है आपकी। अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स दो या दो से कोई आपकी ज्यादा मैट्रिक्स है और आपको उनकी मल्टीप्लाई करनी है तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि वो कंफर्मेबल है या नहीं, मतलब कि पहले वाले की जो कॉलम है वो दूसरे वाले की रो की संख्या के इक्वल है या नहीं। अगर ऐसा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी और अगर ऐसा नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब लेते हैं हम एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए कि कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, जिसकी वैल्यू कुछ ऐसे है A1 A2 A3 A4 और आपके पास में कोई दूसरी मैट्रिक्स है जिसको हम नाम दिया B और उसकी वैल्यू है, जो एलिमेंट है वो है B1 B2 B3 B4। ओके, तो ये 2x2 की मैट्रिक्स है और ये भी आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले तो आप चेक करेंगे कि कंफर्मेबल है या नहीं। तो आप देखेंगे कि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स की जो रो है वो आपस में इक्वल है, तो ये क्या हो गई आपकी कंफर्मेबल। और अगर जो कंफर्मेबल है तो आप मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कैसे। अब बहुत सी बार होता क्या है कि जब स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन में भी गलती हो जाती है। उसकी वजह है कि आप एक ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करते। आप जो है कैसे करते हो कि A1 मल्टीप्लाई B1 A2 मल्टीप्लाई B3 कुछ इस तरीके से करते हैं। देखिए मैं आपको दो एक तरीका बताऊंगा जिससे आपके गलती करने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे, बहुत ही कम। वो चांस क्या है कि जो मैट्रिक्स आपकी पहले नंबर पे है आप उस पे एक ऐसा एरो का मार्क कर ले, एक तीर का निशान बना ले, और जो आपकी दूसरी मैट्रिक्स है उस पे आप नीचे की तरफ तीर का निशान बना ले। ठीक है, अब देखिए कैसे करनी है मल्टीप्लाई। इस ए में तो चलेंगे ऐसे और बी में चलेंगे ऐसे। ठीक है, जैसे तीर का निशान है इसमें तो चलेंगे ऐसे यानी हॉरिजॉन्टल, और इसमें चलेंगे हम वर्टिकली डाउन साइड। ठीक है, इसमें गलती करने के चांस बहुत कम होंगे। अब देखिए कैसे।
A1 मल्टीप्लाई B1, A1 मल्टीप्लाई B1 कैसे, A1 B1, उसके बाद मैंने आपको कहा है हॉरिजॉन्टल चलना है, A1 का काम खत्म, अब B1, तो B1 मल्टीप्लाई, इसमें चलेंगे हम ऐसे, हमने निशान बनाया ना तीर का, A2 मल्टीप्लाई B3 प्लस A2 B3, देखिए यानी कि इस रो की मल्टीप्लाई इस एलिमेंट में भी हुई और इस एलिमेंट में भी हुई, और जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे वो आपस में ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, आपको पता होगा। अब तो केवल आप इसको देख रहे हैं रिवीजन के प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि ये सारी बातें आपने पढ़ के रखी हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब क्या करना है, अभी इसका काम खत्म नहीं हुआ, ये जो आपकी रो है वो इन दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई करेगी। अब आगे चलते हैं, इस A1 की मल्टीप्लाई B2, A1 B2, और इस A2 की मल्टीप्लाई, इसमें ऐसे चल रहे, इसमें ऐसे चल रहे, A2 की मल्टीप्लाई B4, A2 मल्टीप्लाई B4, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं यहाँ पे, A3 मल्टीप्लाई B1, A3 मल्टीप्लाई B1 प्लस, आगे चलना है हॉरिजॉन्टल, A4 मल्टीप्लाई B3, A4 मल्टीप्लाई B3 ब्रैकेट, उसके बाद A3 मल्टीप्लाई B2, A3 मल्टीप्लाई B2 प्लस A4 मल्टीप्लाई B4, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं दोबारा आपको बता देता हूं, इसमें चलेंगे हॉरिजॉन्टल और इसमें चलेंगे वर्टिकल डाउन साइड या डाउनवर्ड, ओके। इस पूरी की पूरी रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में भी होगी और इस कॉलम में भी होगी, इस पूरी की पूरी रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में भी होगी और इस कॉलम में भी होगी। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, A1 मल्टीप्लाई B1 प्लस A2 मल्टीप्लाई B3, फिर A1 मल्टीप्लाई A1 मल्टीप्लाई B2 और A2 मल्टीप्लाई B4, इसके बाद A3 मल्टीप्लाई B1, A4 मल्टीप्लाई B3, इसके बाद A3 मल्टीप्लाई B2 और A4 मल्टीप्लाई B4, ठीक है। तो ये भी आपकी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ही आपको मिलेगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ही एलिमेंट होगा ऐड होने के बाद। अब देखिए, आपके पास कोई मैट्रिक्स थी A, जो कुछ इस तरह थी, Aij M क्रॉस N, और आपके पास में कोई मैट्रिक्स थी B, जो थी Bij P क्रॉस Q। तो अगर ये मैट्रिक्स आपकी कंफर्मेबल है, अगर ये आपकी मैट्रिक्स कंफर्मेबल है और आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं ए बी, और मान लीजिए वो मैट्रिक्स आती है सी, तो सी का ऑर्डर क्या होगा, सी का ऑर्डर क्या होगा, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, चूंकि ये कंफर्मेबल है इसलिए एम क्रॉस एन एंड पी क्रॉस क्यू में कंफर्मेबल होने की वजह से एन और पी आपका हो गया इक्वल, एन इज इक्वल टू पी, ये कंडीशन हो गई कंफर्मेबल की, ओके। और बाकी जो बचे आपके एलिमेंट, यहां से बचे m और यहां से बचा q, ये आप एज इट इज लिख देंगे, तो आपकी जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस q, m क्रॉस q, जो कंफर्मेबल हो गई उसको आप छोड़ देंगे, और ये रो और ये आपका कॉलम, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, आपको एक मैं मैट्रिक्स देता हूं कि A इज इक्वल टू 1 2 3, और एक दूसरी मैट्रिक्स है आपके पास B 1 2
1। ठीक है, आपको बताना है इसका ऑर्डर क्या है। आप पॉज कर लीजिए वीडियो और देखिए कि इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, और जो बी है आपकी इसका भी ऑर्डर क्या है। ठीक है, चलो मैं बता देता हूं। ये हो जाएगा आपका 1 क्रॉस 3, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है, आपका केवल एक ही रो है। ये देखिए एक ही रो है, पूरी की पूरी एक ही रो है, जबकि 3 कॉलम है, 1 2 और 3। यहाँ पे आपकी 3 रो है और एक आपका कॉलम है। कैसे है देखिए, पहली रो, दूसरी रो और ये तीसरी रो, जबकि कॉलम क्या है आपका केवल एक। तो 3 क्रॉस 1। तो अब आपको चेक करना है कि हम इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं, हम इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि कंफर्मेबल है या नहीं। तो आप देखिए पहले की रो, आप इनको ऐसे चेक कर सकते हैं, m और ये n, ये p और ये q। तो चेक कीजिए कि जो आपकी n और p की वैल्यू है वो क्या है आपकी इक्वल। n और p की जो वैल्यू है आपकी इक्वल है, तो ये क्या हो गई आपकी कंफर्मेबल मैट्रिक्स। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हैं। जो आप मल्टीप्लाई करने के बाद मान लीजिए आपकी मैट्रिक्स आई सी, तो सी का ऑर्डर क्या होगा, उसके लिए आप क्या करते हैं, मैंने आपको बताया है अभी कि जो आपकी कंफर्मेबल है वो तो खलास कट हो गई, और जो बचा आपका वो आपका रह गया, यानी 1 क्रॉस 1। तो जो आपकी मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 1 क्रॉस 1 की। चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। A इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू, ओके। सो वही एरो एक और एक एरो यहाँ पे, इसमें ऐसे चलेंगे और इसमें ऐसे चलेंगे। 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, ओके। सो 1 प्लस 4 प्लस 3 8, क्या हुआ 1 क्रॉस 1। एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये इसका होगा आंसर। इसके बाद अभी तो आपने मल्टीप्लाई की थी a इंटू बी, ये आप कर चुके हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि b इंटू ए क्या होगा, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए अपनी मैट्रिक्स। a क्या था, a था आपका 1 2 3, और b क्या था 1 2 1, ओके। ये आपका 1 क्रॉस 3 और ये आपका 3 क्रॉस 1। अब आपको फाइंड क्या करना है, b क्रॉस a। तो उसके लिए आपको सबसे पहले b यहाँ पे सबसे पहले दिया, तो सबसे पहले आपको b रखना पड़ेगा 1 2 1, और उसके बाद a दिया हुआ तो यहाँ पे आपको a रखना पड़ेगा 1 2 3। ये आपका है 3 क्रॉस 1 और ये आपका है 1 क्रॉस 3। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे मल्टीप्लाई हो भी सकती है या नहीं, तो आप चेक करेंगे कंफर्मेबिलिटी, ओके। देखिए 1 1, यानी कि पहली मैट्रिक्स की जो कॉलम है और दूसरी मैट्रिक्स की जो रो है वो इक्वल है, तो ये क्या है कंफर्मेबल है। और अगर मैट्रिक्स कंफर्मेबल है तो आप मल्टीप्लिकेशन आराम से कर सकते हैं। कैसे, पहली मैट्रिक्स है उस पर आप हॉरिजॉन्टल एरो बनाएंगे, दूसरी जो मैट्रिक्स है आप उस पर वर्टिकल एरो बनाएंगे, और फिर उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए कैसे, इसमें चलेंगे ऐसे और इसमें चलेंगे ऐसे। देखिए 1 मल्टीप्लाई 1 1। अब इसमें आगे चलते लेकिन कोई एलिमेंट है ही नहीं, छोड़ देंगे। उसके बाद 1 2 जा 2, उसके बाद अब यहाँ भी एलिमेंट
नहीं है और इससे आगे भी एलिमेंट नहीं है, तो इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी। कैसे देखिए, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। उसके बाद 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। उसके बाद 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 और 1 3 जा 3। अब मैंने आपको बताया था, अब मैं आपसे पूछूं कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ये तो हो गई कंफर्मेबल, इनको तो आप छोड़ देंगे, बचा क्या 3 और 3, 3 और 3। तो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आपको मिल गई। 3 रो है इसमें और 3 ही कॉलम। 3 रो कैसे, 1 2 3, और 3 कॉलम कैसे, 1 2 3। तो ए बी और बी ए की मल्टीप्लाई करने पर हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि इन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन का जो रिजल्ट था वो क्या था, अनइक्वल था। मतलब ए बी की वैल्यू और बी ए की वैल्यू दोनों डिफरेंट थी। तो जब ए बी इज नॉट इज इक्वल टू बी ए, ये एक प्रॉपर्टी है और इसको हम नाम देते हैं कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये पहली है। इसके बाद एक दूसरी है इसी के जैसी लगभग, उसको हम कहते हैं ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। मतलब क्या हुआ कि आप चाहे तो ए बी सी पहले ए बी की मल्टीप्लाई कर ले फिर सी की कर ले, या पहले बी सी की कर ले फिर ए के साथ कर ले, या दो दो की एक साथ कर ले, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो सेम ही होगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, और थर्ड पे है आपकी ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, सिंपल है, जैसे हम पहले से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ए के साथ में बी की, ए बी और फिर प्लस ए सी। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है x इंटू एक्स प्लस 5, ये रो है और ये आपका कॉलम है, और एक आपके पास b है जिसकी है y इंटू 11 माइनस 1, ये उसका ऑर्डर है। तो उन्होंने कहा है कि अगर आप इफ ए बी हैपन, अगर ए बी हो जाए, तो इफ ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट फाइंड एक्स एंड वाई। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ए बी है, अगर ए बी के लिए आप फाइंड करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो पहले वाला है आपका ए और दूसरे वाला है आपका मैट्रिक्स बी, तो ये था आपका ऑर्डर। अब देख लीजिए, x इंटू एक्स प्लस 5 और b था आपका y इंटू 11 माइनस वाई। ओके, तो अगर ए बी एग्जिस्ट करता है तो क्या होना चाहिए, ये ए बी आपकी कंफर्मेबल होनी चाहिए। कंफर्मेबल का मतलब क्या हुआ, पहले की कॉलम और दूसरे की रो वो क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो कैसे हम इसको लिख सकते हैं, x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई। इक्वेशन हम इसको
1 मान लेंगे। और सेकंड कंडीशन क्या थी कि इफ बी एग्जिस्ट, अगर जो बी एग्जिस्ट करती हो तो कैसे होगा, अब पहले हम बी लिखेंगे यानी y इंटू 11 माइनस वाई। जल्दबाजी कुछ नहीं, हम सारी चीजों को लिख के करेंगे तो गलती होने के चांस बहुत कम है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, इसका कॉलम और ए का रो वो क्या होंगे इक्वल, यानी कि 11 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, ये मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। और अगर आप 1 और 2 को सोल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 8, और यही हो गया आपके आंसर। तो ये आपने कैसे किया, आपने किया है कंफर्मेबिलिटी टेस्ट करके। अब एक आपका अगला क्वेश्चन है, आप इसको क्वेश्चन नंबर 2 दे सकते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है आपके पास में A, जिसकी वैल्यू है 4 6 माइनस 2 और 3 माइनस 4 2 1 2 माइनस 3। ठीक है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। और एक आपके पास B है, वो मैट्रिक्स कुछ इस तरह है 1 2 3 माइनस 4 2 माइनस 1। इसका क्या होगा 3 इंटू 2, मतलब 3 रो और 2 कॉलम। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इफ C इज इक्वल टू ए बी है, इफ C इज इक्वल टू ए बी, तो क्या कहा साइज ऑफ C क्या होगा। ठीक है, तो साइज के लिए मैंने आपको बता रखा है, पहले का कॉलम और दूसरे की रो तो आपकी इक्वल है, तो मल्टीप्लाई आराम से हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो बाकी आपका बचता है वही आपकी मैट्रिक्स का साइज होता है। तो बचा क्या है यहाँ पे आपका 3, और यहाँ क्या बचा आपका 2, तो ये आपकी मैट्रिक्स का साइज होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो C का साइज होगा वो क्या होगा 3 क्रॉस 2 आंसर। ठीक है, इसके बाद इसी क्वेश्चन में है कि इसमें मल्टीप्लीकेशन कितने इन्वॉल्व होंगे। मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व इन C। तो मतलब क्या हुआ इसका कि जब हम मल्टीप्लाई A और B कर रहे हैं तो इसमें कितनी बार हमको मल्टीप्लीकेशन, कितनी बार हमको गुणा करनी पड़ी है। अब देखिए मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बता देता हूँ और आपको इसका जो सिंपल तरीका है, मतलब जो आप 12th लेवल पे कर सकते हैं, वो भी आपको बता दे रहा हूँ। देखो कैसे, इस 4 की मल्टीप्लाई आप 1 में करेंगे, इस 6 की मल्टीप्लाई आप 3 में करेंगे, और इस 2 की मल्टीप्लाई आप इस 2 में करेंगे। मतलब क्या होगा, ये 3 है, ये 3 एलिमेंट है आपके पास, इन 3 में करेंगे, ये 3 एलिमेंट है, ये इन तीनों में करेंगे। ठीक है, तो देखिए कितनी बार मल्टीप्लाई होगी, एक बार इसमें करेगा, दूसरी बार इसमें करेगा, तीसरी बार इसमें करेगा, 3 बार मल्टीप्लाई ये हो गया। देखिए पहला, दूसरा और ये तीसरा। इसके बाद यही रो आपकी पूरे इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेगी, इसमें फिर इसमें फिर इसमें, 3 बार ये हो जाएगी। तो आपकी एक रो 3 और 3 6 बार आपका मल्टीप्लाई कर रही है। तो इसी हिसाब से ये वाली रो भी 6 बार करेगी, ये वाली रो भी 6 बार करेगी, तो टोटल मल्टीप्लीकेशन कितने हो जाएंगे यहाँ 18। लेकिन इसमें कंफ्यूजन हो सकता है और आप गलती कर सकते हैं, तो इसमें मैं आपको सबसे सिंपल एक तरीका बता रहा हूँ, वो क्या है देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो आपके पास एक मैट्रिक्स थी A, जिसका ऑर्डर था 3 क्रॉस 3, और एक मैट्रिक्स थी B, हम पूरे उसके एलिमेंट नहीं लिख रहे हैं,
केवल हम उसका ऑर्डर लिख रहे हैं क्योंकि हमारा काम ऑर्डर से ही बन जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करना है आपको इनको, अगर नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन चाहिए, नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन चाहिए आपको, तो क्या करना पड़ेगा, 3x3 ये वाला और 3x2 ये वाला, ऐसे लिख लेना है। फिर क्या करना है कि जो इनके इंटरनल एलिमेंट है, इंटरनल एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है 3, इसको तो लिख लेना है सिंगल करके। बचा क्या है यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या बचा 2, इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। देखिए 3 3 जा 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18, और पीछे भी हमने क्या था, वहां भी आपका क्या आ रहा था 18। ठीक है, ये भी आपका 18 था। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा और गलती होने के चांस भी बहुत कम है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको एक, ये क्वेश्चन आया था सिविल 2013, पूछा गया था मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये क्वेश्चन था इन पी क्यू आर। आपके पास 3 मैट्रिक्स थी, ठीक है, उनका मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन पूछा गया था। इफ, आगे भी है क्वेश्चन, पी क्यू आर, पी क्यू आर का 2x4, क्यू का सॉरी ये 4x2 और ये 2x4 और ये 4x1। अब देखिए सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये मल्टीप्लीकेशन होगा भी या नहीं, तो आपको सबसे पहले इनमें कंफर्मेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। अब देखिए अगर आप पी क्यू का करते हैं तो देखो 2 2 अंदर के एलिमेंट आपके सेम है तो आपकी कंफर्मेबल है। फिर आप देखते हैं कि क्यू आर, अगर आप क्यू आर की मल्टीप्लाई करें तो देखिए अंदर के एलिमेंट आपके सेम है, तो यहाँ पे भी आपकी मल्टीप्लाई हो सकती है या हो जाएगी। तो देखिए कैसे, अब आपको तो नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन पूछे तो देखिए आप कैसे कैसे कर सकते हैं। एक तो जो उन्होंने ये दिया है ऑर्डर, आप इसी के अकॉर्डिंग करके देखेंगे। देखिए ये तो 2 कॉमन आ गया यहाँ से और यहाँ से 4 कॉमन आ गया। देखिए समझ रहे बात आप, बचा क्या है यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या बचा 1। ओके, तो यहाँ सबके आपने मल्टीप्लीकेशन कर देनी। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ही कम 16, कैसे देखिए 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, मेरे से गलती हो गई थी, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, तो आंसर क्या है आपका 32। अभी आपको आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, पहले आप लेंगे, ये आपका हो गया। अब इसके बाद आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पी क्यू और पी क्यू आर, कैसे देखिए पी क्यू था आपका 4x2 और ये था आपका 2x4, तो यहां से देखना ये 2 कॉमन, यहां से बचा 4 और यहां से बचा 4, तो क्या आ गया आपका आंसर 32। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे पी क्यू एक साथ और ये आपका आर। तो देखिए अगर आपने पी क्यू किया है तो पी क्यू करने पे क्या होगा, आपका जो पी क्यू आएगा वो कैसे आएगा, 2 2 खत्म हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा इंटरनल, तो बचेगा क्या 4x4 की मैट्रिक्स, और ये क्या है आपकी आर 4x1 की मैट्रिक्स, फिर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 4 और इसका एक 4 और बाहर 1, क्या आ गया आप 16। ठीक है, 32 प्लस 16 कितना हो गया 48, यहाँ 32 आ रहा है, यहाँ 48 आ रहा है। इसके बाद
आप देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, पी क्यू आर, मतलब क्या हुआ कि पहले आप क्यू आर की कर ले, उसके बाद पी कर ले। अब देखो क्यू आर क्या था, क्यू क्या था आपका 2x4, और ये था आपका 4x1। तो यहाँ से कॉमन आपका क्या हुआ, 4 आ गया, यहाँ से बचा 2 और यहाँ से बचा 1, क्या आया यहाँ पे 8। अब आपको पता है कि जो P है और QR है, QR का ऑर्डर क्या हो जाएगा, QR का क्या ऑर्डर होगा, देखिए 4 खत्म हो जाएंगे तो बचेगा क्या है यहाँ पे 2x1, और P का ऑर्डर क्या था आपका 4x2। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 आया, यहाँ बच गया है 4, तो यहाँ बच गया 1, तो 4 4 दूनी 8। ठीक है, कैसे किया एक बार फिर देख लेते हैं। पहले हमने क्यू आर की मल्टीप्लीकेशन की, यहाँ 2x4 था क्यू का ऑर्डर, और आर का था आपका 4x1। 4 कॉमन, एक बचा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, 4 दूनी 8 एकम 8। फिर हमने क्या किया कि आपके पास जो क्यू आर की आपने मल्टीप्लीकेशन की थी उसमें से आपके पास क्या ऑर्डर आएगा, 4 तो खत्म हो जाएगा, बचा क्या आपका 2 1, तो 2 1। और पी की आपको ऑलरेडी दे रखा है ऑर्डर 4x2, तो यहाँ से 2 कॉमन, 2 आ गया, 1 बचा और यहाँ से 4 बचा, 4 दूनी 8। तो टोटल क्या होगा 8 यहाँ से और 8 यहाँ से, तो टोटल क्या होगा 16। तो आपके पास अब 3 केस है, देखिए पहले केस में 32, दूसरे केस में 48, और सबसे आखिरी केस में आपका 16। पूछा था आपसे मिनिमम नंबर, तो मिनिमम नंबर क्या होगा आपका, मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 16, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, तो इसमें ट्रांसपोज में क्या है देखिए, बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में। मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, उसके एलिमेंट है A11, A12, A21, A22। अब इसका आपको क्या करना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे होगा कि जो आपका रो है उसको तो आप कॉलम बना दो, और जो आपका कॉलम है उसको आप रो बना दो। मतलब क्या हुआ कि जो खड़ी लाइन है उनको पड़ी लाइन में कन्वर्ट कर दो, जो पड़ी लाइन है उनको खड़ी लाइन में कन्वर्ट कर दो। कैसे देखिए, जो आपका रो है उसको आप कॉलम बना दो, तो ये आपका रो है, आप इसको कॉलम बनाएंगे A11, A21, ठीक है कॉलम बना दिया। जो आपका रो है उसको आप कॉलम बना दो, जो आपका रो है उसको आप कॉलम बना दो, कॉलम। तो ये आपका हो गया ए का ट्रांसपोज, ये क्या हो गया आपका ए का ट्रांसपोज। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है इधर कर लेते हैं, प्रॉपर्टी है कुछ, इसकी प्रॉपर्टीज है भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। क्या है पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए का ट्रांसपोज, और अगर आप फिर उसका भी ट्रांसपोज कर दें तो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, दूसरा है आपका ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। ठीक है, इसका अगर आप करें तो ये दोनों के ऊपर अलग अलग ट्रांसपोज लग जाता है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। और इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी ए बी का ट्रांसपोज, मतलब मल्टीप्लाई में है आपस में, तो इसका क्या होगा बी पहले आ जाएगा, रिवर्स ऑर्डर बी का ट्रांसपोज और ये आपका ए का ट्रांसपोज, ये आपकी प्रॉपर्टी है। इसके बाद चलते हैं हम कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये भी बहुत सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है। अब सिंपल में देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, देखिए आपको क्या करना है कॉन्जुगेट करना है, ये कॉन्जुगेट का आपका सिंबल है। आपने एक बार जैसा कोई निशान है, ठीक है, ये मैं ये बार जैसा कोई निशान है आपका,
ये आपको कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स का सिंबल है। तो आप अगर इसका कंजुगेट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए ये आपका एलिमेंट है 2 + 3i 4 - 7i 8 - i 6 9 + i। अब इसका जब हम कंजुगेट करते हैं तो एक ही चीज का चेंज होता है। वो चेंज क्या होता है कि जो आपका i है, जो भी आपका i वाला एलिमेंट है, इसके साथ में जो भी साइन लगा हुआ, जो भी निशान लगा हुआ है, वो चेंज हो जाता है। चेंज होने से मतलब क्या है, चेंज होने से मतलब क्या है कि वो रिवर्स हो जाता है। कि अगर कहीं प्लस है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, अगर कहीं माइनस है तो वो आपका प्लस में कन्वर्ट होता है। कैसे देखते हैं, जैसे पहला एलिमेंट है आपका 2, तो यहाँ पे है प्लस, तो ये हो जाएगा -3i। इसके बाद 4, यहाँ पे क्या है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा +7i। इसके बाद 8 आपका यहाँ पे i नहीं दिया गया है, तो 8 आपका जैसा है ऐसा कैसा ही आ जाएगा। यहाँ पे देखिए -i, तो ये हो जाएगा आपका +i। यहाँ पे 6 के साथ में कोई i नहीं है, तो ये जो का तो आ जाएगा। इसके बाद आपका 9 + i, तो ये हो जाएगा आपका 9 - i। ठीक है, तो ये होता है आपका कॉन्जुगेट। इसके बाद होता है आपका ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट, इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है a थीटा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखिए पहले आपको करना है कॉन्जुगेट। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप होगा आपका ट्रांसपोज। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास में कोई मैट्रिक्स है, जैसे a = 2 - 3i 4 - 7i 8 - i 6 9 + i, जैसे हमने पहले की है सेम टू सेम ऐसे ही है। और फाइंड करना है आपको ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट। सो सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मैंने आपको बता के रखा है कॉन्जुगेट कैसे करते हैं। जहां जहां पे आपके आई के साथ में जो सिंबल लगे हैं उसको आप चेंज करते हैं। कैसे, 2 + 3i, क्योंकि वहां माइनस था तो ये आपका प्लस हो गया। फिर इसके बाद 4 + 7i, इसके बाद 8 आपका जो का तो, इसके बाद यहाँ माइनस था तो ये हो गया आपका +i। इसके बाद 6 अकेला है तो जो का तो, फिर 9 - i, क्योंकि वहां ऊपर प्लस था। फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज कैसे करेंगे आप, a थीटा = क्या होगा आपका, थोड़ी जगह कम पड़ गई लेकिन हम ए पे काम कर देंगे। कैसे करेंगे ट्रांसपोज अब इसका, कि जो आपकी रो है उसको आप कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, जो आपकी रो है उसको आप कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, देखिए 2 + 3i, ये आपकी रो है, इसको आप कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं। 4 + 7i, उसके बाद 8, उसके बाद आपका i, फिर 6, फिर 9 - i। तो ये हो गया आपका ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। इसके बाद हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपका, ईसी 2014 में आया था। ये था 4 मैट्रिक्स ऑफ सेम डायमेंशन mn स्केलर c, विच वन ऑफ दीज प्रॉपर्टी डज नॉट, ध्यान दीजिए यहाँ पे, डज नॉट होल्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसमें गलत प्रॉपर्टी है वो आपको यहाँ पे बतानी है कौन सी है जो होल्ड नहीं करती। ठीक है, दो मैट्रिक्स है आपकी सेम ऑर्डर की, दोनों की दोनों, उसके साथ में एक स्केलर c भी है। फिर आपको बतानी कौन सी प्रॉपर्टी इनमें गलत है। ठीक है,
पहला है एम, कोई एम आपका मैट्रिक्स है, एम का ट्रांसपोज और फिर उसका भी ट्रांसपोज इक्वल टू एम, ये सही है, ठीक है। इसके बाद सी एम का ट्रांसपोज, सी क्या है आपका, कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पे ट्रांसपोज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये आपका बाहर आ गया एम का ट्रांसपोज, ये भी प्रॉपर्टी सही है। फिर एम प्लस एन होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू एम का ट्रांसपोज प्लस एन का ट्रांसपोज, तो ये भी सही प्रॉपर्टी है आपकी। एम का इसके ऊपर अलग से ट्रांसपोज लगा दिया प्लस एन के ऊपर अलग से ट्रांसपोज लगा दिया। फिर चौथी आपकी एम एन इज इक्वल टू एन एम, ये देखिए पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि ए बी और बी ए ये इक्वल नहीं होते, तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो सही नहीं है या जो होल्ड नहीं करती, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो डी वाली प्रॉपर्टी, एम एन इज इक्वल टू एन एन, ये नहीं होता, ये नहीं होता, जबकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ये होता है, ये इक्वल है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी गलत होगी, तो आंसर क्या होगा इसका, डी। ओके, इसके बाद सिविल, इसके बाद एक क्वेश्चन आया था आपका सिविल 2014 में, आपको दो मैट्रिक्स दिए गए थे, एक जे है 3 2 1, इसके बाद आपका 2 4 2 और आपको दिया गया था 1 2 6, ये पूरा है ऐसे, ठीक है। और उसके बाद आपका के था 1 2 1 माइनस में, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, के का ट्रांसपोज जे के इज डैश, ये आपको फाइंड करना था, ठीक है। तो आपके पास जे भी है, आपके पास के भी है, आपके पास क्या नहीं है, के का ट्रांसपोज, तो सबसे पहले आपको के का ट्रांसपोज निकालना है, तो के का ट्रांसपोज क्या होगा आपका, के का ट्रांसपोज क्या होगा बताइए, ये आपका क्या है, एक कॉलम है, ट्रांसपोज करने के लिए आप क्या करते हैं, कॉलम का रो बना देते हैं और रो का कॉलम, तो आपको अगर के का ट्रांसपोज करना है तो क्या करेंगे आप, इस कॉलम का आप रो बना देंगे 1 2 माइनस 1। अब आपके पास में तीनों है, के का ट्रांसपोज भी है, जे भी है और आपके पास के भी है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, रख लीजिए के का ट्रांसपोज 1 2 माइनस 1, इसके बाद जे 3 2 1 2 4 6 1 2 6, ओके। इसके बाद के, इसके बाद के को हम ऐसे ले लेंगे, ऐसे 1 2 माइनस 1, ठीक है। तो अब कैसे करना है आपको, मल्टीप्लीकेशन करना है, इनका मल्टीप्लाई करनी है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले शुरू के दो ले लेंगे, पहले वाला ये और दूसरे वाला, ठीक है, ठीक है। ये है आपका 1 क्रॉस 3 और ये है आपका 3 क्रॉस 3 और ये है आपका 3 क्रॉस 1। तो अगर आप इन शुरू के जो दो हैं इनकी मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कन्फर्मेबल है भी या नहीं, तो चेक करिए, देखिए यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ये क्या है आपस में कन्फर्मेबल है, तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, कैसे 3, ठीक है, इसकी इसमें प्लस 2 की 2 में प्लस माइनस 1 की 1 में, ठीक है, 1 3 जा 3 2 2 जा 4 प्लस में माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ओके। इसके बाद इसकी इसमें 1 1 2 जा 2 2 4 जा 8 माइनस 1 2 जा माइनस 2, ठीक है, समझ आ रही है बात। इसके बाद आपका फिर से वही 1 1 जा 1 2 2 जा 4 और माइनस 1 6 जा माइनस 6, और ये आपका चल ही रहा है 1 2 माइनस 1, ओके। ओके, तो अब हम सिंपली इनको ऐड कर लेंगे, कैसे, जैसे पीछे देख सकते हो आप,
3 4 -1 क्या होगा 6, उसके बाद 8। आप सिंपल घटा जोड़ तो कर ही सकते हो, इतना तो यकीन कर ही सकते हैं आपके ऊपर। इसके बाद 1 2 -1, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई, देखिए 6 एकम 6 1 जा 6 प्लस 8 2 जा 16 -1 1 जा -1 इंटू -1 +1। ओके, सो ये कितना हो गया देखो 22 प्लस 1 इज इक्वल टू 23 आंसर। ओके, तो ये आपका इस तरह का क्वेश्चन था। इसके बाद हम चलते हैं, ये आपका टाइप ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला टाइप है इसमें डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स से मतलब क्या होगा, जैसे पहला दिया हुआ है आपको डायगोनल मैट्रिक्स में कि जो आपके एलिमेंट है वो केवल डायगोनल पे हैं, बाकी जितने भी एलिमेंट है वो आपके 0 0 है। देखिए ये डायगोनल है आपका, यानी जो भी एलिमेंट है वो आपके सारे के सारे डायगोनल पे है, इसलिए इसका नाम हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद सेकंड आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल पे जितने भी आपके एलिमेंट है वो सारे क्या है 1 1 1, वो सारे क्या है 1 1 1, तो इसलिए इसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर आप इसका डिटर्मिनेंट भी निकालें तो वो होगा केवल 1, ठीक है। तो इसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद है आपका ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में भी टू टाइप्स की मैट्रिक्स है, अपर ट्राइंगुलर है और दूसरा आपका लोअर ट्राइंगुलर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में क्या है। सबसे पहले अपर ट्राइंगुलर देखते हैं हम, अपर, ठीक है, अपर ट्राइएंगुलर कैसे, मान लीजिए कोई आपकी मैट्रिक्स है, ठीक है, ऐसे 2 3 1 0। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो आपके एलिमेंट हैं वो सारे क्या हैं ऊपर ऊपर हैं, इसलिए अपर हुआ, ऊपर ऊपर है तो अपर। और ट्रायंगुलर मतलब ये तीनों एक ट्रायंगुलर की शेप, एक ट्रायंगल की शेप बना रहे हैं, इसलिए इनका नाम हो गया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए जैसे कोई आपके पास कोई दूसरी मैट्रिक्स है बी, वो कुछ ऐसे है 2 3 1 0 5 4 0 0 2। देखिए यहाँ पे भी जो ऊपर के एलिमेंट है वो एक ट्राइंगल बना रहे हैं और बाकी जो बचे आपके एलिमेंट वो सारे क्या है आपके 0 0, तो ये आपकी हो गई अपर ट्राइंगुलर। इसके बाद सेकंड पे आपका लोअर ट्राइंगुलर। कैसे, मान लीजिए कोई आपका ए मैट्रिक्स है, एलिमेंट उसके 2 3 1 0। अब यहाँ पे देखिए कि जो आपके वैल्यू है वो कहाँ है, नीचे है, लोअर है, 0 के नीचे है, तो ये आपका लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो गया। कोई आपका बी है वो इस तरह है 2 0 0 3 5 0 1 2 4। अब यहाँ पे देखिए आप कि जो आपका ये ट्रायंगुलर है, जो ट्रायंगल है ये आपका क्या है नीचे नीचे है, और बाकी जो एलिमेंट है वो क्या है आपके 0 0, तो इसलिए इसका नाम हो गया लोअर ट्रायंगुलर। इसके बाद है आपका डिकम्पोजिशन इन अपर एंड लोअर मैट्रिक्स। मान लीजिए कि कोई आपको मैट्रिक्स दे दी गई है और आपसे कहा गया कि अब उसके आपको डिकम्पोजिशन करना है, उसको आपको डिकम्पोज करना है और लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको अलग अलग बतानी है। तो वो कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, उसके दो पार्ट होंगे लोअर और एक आपका अपर। ये आपको हमेशा जैसे मैं लिख के दे रहा हूं आपको ऐसे ही याद करना है, ऐसे ही आपको रिमेम्बर रखना है कि जो लोअर मैट्रिक्स है वो आप हमेशा मानेंगे इस फॉर्म में ए
बी सी और ये आपका 0। और जो आपका अपर ट्रायंगुलर है वो आप मानेंगे इस फॉर्म में 1 1 डी और ये आपका 0। ठीक है, इस हिसाब से ए क्या होगा आपका, ए इज इक्वल टू एल यू इज इक्वल टू, करेंगे आप मल्टीप्लाई, पहले आप वैल्यू रख लेंगे, ए बी सी 0 1 1 डी 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करें, मैंने आपको बता के रखा है मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसमें ऐसे चलेंगे और इसमें ऐसे। सो ए क्या होगा आपका, ए ए डी बी बी डी प्लस सी। कैसे देखिए, देखिए कैसे, b इंटू डी, बी इंटू डी प्लस सी इंटू 1। सो ये होगा। अब इसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए कैसे लेते हैं हम एग्जांपल। कोई ए है आपके पास में मैट्रिक्स 4 3 -2 और ये 1, इसको डिकम्पोज करनी है, डिकम्पोज करनी है। तो आप क्या करेंगे, वही जैसे आप क्या है, सबसे पहले आप डिकम्पोज इन अपर एंड लोअर मैट्रिक्स। ओके, सो आप मानेंगे लोअर होगी आपकी ए बी सी 0, अपर होगी आपकी 1 1 डी 0। सो ए इज इक्वल टू एल इंटू यू। आपने कर ही लिया है सारा का सारा। तो ए क्या होगा आपका, ए ए डी बी बी डी प्लस सी। ऐसा करने के बाद जो आपको मैट्रिक्स दी है वो क्या करनी है, इसके इक्वल रख देनी है, वो इसके इक्वल रख देनी है। कैसे, जैसे 4 3 -2 1, ये देखिए ये वाली मैट्रिक्स ऐसे कैसे। उसके बाद ए ए डी बी बी डी प्लस सी। उसके बाद आपको क्या करना है, कंपेयर, कंपेयर करनी है वैल्यू। कैसे, जहां ये 4 है इसी के कंपेयर करना है इसके सामने वाली मैट्रिक्स जो इक्वल में लिखी हुई है। कैसे, 4 ए के इक्वल होगी, 3 ए डी के इक्वल होगी, -2 बी के इक्वल होगी और 1 आपकी बी डी प्लस सी के इक्वल होगी। कैसे, देखिए ए हो गई आपके 4 के इक्वल, बी हो गई आपके -2 के इक्वल और ए डी हो गई आपके 3 के इक्वल और बी डी प्लस सी हो गई आपके 1 के इक्वल। ठीक है, ए की वैल्यू आपके पास आ गई है, बी की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब वैल्यू आपको सी और डी की चाहिए। जब आप इनको सोल्व करेंगे तो सी की वैल्यू आएगी आपकी 5/2 और डी की वैल्यू आएगी 3/4। कैसे की सोल्व, देखिए बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस इक्वेशन को अगर आप लेते हैं तो देखिए ए की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पे 4 है, डी ऐसे कैसे और 3, सो डी इज इक्वल टू 3/4। और इसी तरह आप यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपकी लोअर मैट्रिक्स क्या थी, लोअर मैट्रिक्स क्या थी आपकी, ए बी सी और 0। सो वैल्यू क्या हो जाएगी लोअर मैट्रिक्स, ए क्या है आपका 4, बी क्या है आपका -2, सी क्या है आपका 5/2 और 0 ऐसे कैसे। और अपर मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, अपर मैट्रिक्स क्या थी आपकी 1 1 0 डी। सो 1 0 डी की वैल्यू क्या है आपकी 3/4 और ये आपका 1 आंसर। कोई प्रॉब्लम। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था आपका,
डबल ई में 2011। क्वेश्चन था a इज इक्वल टू 2 1 4 -1। बताना था अपर मैट्रिक्स और आपका लोअर मैट्रिक्स। ऑप्शन थे आपके ऐसे 1 0 4 1 एंड 2 1 0 -2। बी था आपका ऑप्शन 2 0 4 -1 एंड 1 1 0 1। सी था आपका 1 0 4 1 एंड 2 1 0 -1। डी था आपका 2 4 0 -3 एंड 1.5 0 1। ठीक है, तो अब देखिए, या तो इसमें आप सोल्व कर लें, एक तो ये तरीका है, लेकिन वो आपका थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, वहां आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सोल्व करके देखें। तो आप इसको मैचिंग, मैचिंग से मतलब क्या है, जुगाड़ से करेंगे। कैसे, देखिए। तो आप क्या करेंगे, देखिए, आपको पता है कि a इज इक्वल टू लोअर एंड अपर। ये शुरू में लोअर होगी, फिर अपर होगी, लोअर अपर। ठीक है, शुरू में लोअर, फिर बाद में अपर। तो आप क्या करेंगे, इन सब के सब की मल्टीप्लाई करके देखेंगे, और जिसकी भी मल्टीप्लाई इसके इक्वल होगी वही आपका आंसर होगा। देखिए कैसे करिए मल्टीप्लाई। 2 एकम 2 प्लस 0 2। ठीक है, कैसे, मैं आपको पहला ऑप्शन करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए कैसे, 2 1 जा 2, फिर 0 0, उसके बाद 1 1 जा 1 और 1 -1। अब देखिए ये तो 2 हो जाएगा, लेकिन ये 1 1 कट के क्या होगा यहाँ पे 0। यहाँ पे तो 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 1। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 सही है, और 0 एकम 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद 1 एकम 1 प्लस 0 एकम 0, यानी ये बात सही हो रही है। इसके बाद 4 दूनी 8 और 0 0 0 1 0 0। अब देखिए 2 भी आ गया यहाँ पे, 1 भी आ गया, यहाँ पे क्या आ रहा है 8, लेकिन यहाँ तो 4 है, तो ये भी ऑप्शन गलत। तो इस तरीके से आप जब करेंगे तो आपको मैं ये करके दिखा दूं जो इसका आंसर है वो सही क्या आंसर है। चलो ये भी देख लेते हैं। देखिए 2 1 जा 2 प्लस 0 प्लस 0, फिर 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और 0 0। अब देखिए आगे करने की जरूरत है ही नहीं, 2 आ गया 2 सही है, लेकिन यहाँ 2 प्लस 0 2 प्लस 0 क्या होगा 2, लेकिन यहाँ पे तो 1 है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब बचा क्या आपका डी। तो चाहे तो आप इसको सोल्व कर लें, और चाहे आप बिना सोल्व करके, क्योंकि 4 आपके ऑप्शन है, 4 में से 3 हो गए आपके गलत, तो चौथा जो होगा वो सही होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ कैसे। देखिए 2 1 जा 2 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, इसके बाद 2.5। ठीक है, क्या होगा देखिए 2.5 1 प्लस 0 प्लस 0, फिर 4 1 जा 4 ओ -3 0 0 इंटू 4 इंटू 0.5 2 और -3 और 1 -3 इंटू 1 -3। अब देखिए 2 1 4
-1। देखिए मैच हो गया, 2 1 4 4 -1 -1। तो इस हिसाब से क्या होगा आपका डी आंसर होगा। ठीक है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद कुछ बेसिक नोट पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो नोट पॉइंट है, वो नोट पॉइंट देखिए कैसे होंगे, ये आपको नोट करना है। पहला है एग्जांपल, कोई आपका मैट्रिक्स है ए, उसकी वैल्यू है 2, जो एलिमेंट है वो 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 कहा गया है ए स्क्वायर क्या होगा। ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, मतलब इनके आपस में मल्टीप्लाई करनी है। कैसे, देखिए 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, एक बार हो गया, और दूसरी बार भी ये लिखना है 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, मल्टीप्लाई करो भाई। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपसे गलती होने की चांस बहुत कम है। देखिए 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, फिर ठीक है, सॉरी कैसे हम उल्टा हो गया थोड़ा, 2 2 जा 4, फिर इसकी इसमें, इसकी इसमें -2 -1 4, फिर -4 इंटू 1 -4। ओके, इसके बाद देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी इसमें 2 -2 -4 -2 3 -6 -4 -2 +8, इसके बाद 2 -4 -8 के बाद -2 +4 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से -8, इसके बाद -4 -3 प्लस के 12। देखिए इसके बाद -1 2 -2 3 -1 -3 के बाद 4 +1 4, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, इसके बाद -1 -2 2, फिर 3 इंटू 3 9, फिर 4 -2 -8। ओके, उसके बाद 4 करेंगे ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, -1 -4 4, फिर 3 4 यानी 3 चौक 12, इसके बाद आपका 4 -3 यानी माइनस के 12, और ऐसे ही हम कर देंगे। ठीक है, 2 + 2 -3 कैसे किया हमने, 2 माइनस माइनस +2 -3 -3 हो गया, फिर -2 -6 और प्लस के 6। ठीक है, इसके बाद -4 -8 और +9। अब देखिए सोल्व कर लेंगे, 4 से 4 गया, इस 12 से ये 12 गया, ये 6 से ये 6 गया, जो बचा उसको आप लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए वहां 2 बचा था, यहाँ -2 बचेगा, जब सोल्व करेंगे आप -4 -1 3 4 1 -2 और -3। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें कि जो आपका क्वेश्चन था वही आपका आंसर आ गया है। अगर आप ध्यान से देखें, जो आपका क्वेश्चन था वही आपका आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन था 2 -2 -4, देखिए 2 -2 -4, फिर आपका -1 3 4 था, तो -1 3 4 आ गया, फिर आपका
1 -2 -3 था, इसके बाद भी आपका 1 -2 -3 आ गया। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन हो जाए आपकी कि आपका इफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपका एक प्रॉपर्टी बन गई कि इफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो हम उस तरह की मैट्रिक्स को कहते हैं आइडेम्पटोंट मैट्रिक्स, आइडेम्पटेंट। ठीक है, आइडेम्पोटेंट। ओके, थोड़ा मुझसे कहा नहीं जा रहा, आइडेम्पोटेंट। ठीक है, तो अगर आपकी कोई मैट्रिक्स है ए और आप उसकी मल्टीप्लाई करते हैं इटसेल्फ उसी के अंदर, और वो फिर से पहले वाली मैट्रिक्स बन जाए, तो हम ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह नंबर 2 पे है आपका, आपको ए है और ए कुछ इस तरह दे गया आपको 4 3 3 -1 0 -1 -4 -4 और -3, और फिर से आपसे पूछ लिया गया कि ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर आपका क्या होगा। तो उसके लिए आपको क्या करेंगे, हम अगली स्लाइड पे जाते हैं। वही करना है, ए स्क्वायर करना है अगर आपको, तो ये लीजिए ए स्क्वायर, ए इंटू ए, पहले ए लिखो जो आपको दिया था अभी कि 4 3 3 -1 0 -1 -4 -4 -3। ओके, और दोबारा से फिर यही 4 3 3 -1 0 -1 -4 -4 और माइनस के 3। अब आप जानते हैं मल्टी जो मल्टीप्लाई करनी है वो कैसे करनी है। ठीक है, तो मैं आपकी मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखिए कैसे। देखिए 4 गुना 4 यानी 4 × 4 कितना हो गया आपका, ये होगा आपका 16। उसके बाद -3 -12 आप करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। टाइम की हमारे पास शॉर्टेज है, इस वजह से मैं थोड़ा बता रहा हूँ, आपको बता दिया है, आप करके देख सकते हैं, यही आंसर आएगा। 12 - 12 12 -3 -9 दिखा रहा हूँ, देखिए मैं 4 × 4 16, 3 -1 3, 3 चौक 12, माइनस का निशान माइनस, उसके बाद 3 चौक 12, 3 0 0 लीजिए, हम इसको 0 ही कर देते हैं। इसके बाद 3 चौक 12 माइनस। ठीक है, इसके बाद 4 तिया 12 -3 एकम 3 3 तिया 9, ऐसे हमने इसको किया है। -4 + 0 + 4 -3 + 0 + 4 -3 + 0 + 3, उसके बाद हमने क्या है -16 + 4 + 12। ओके, -12 + 0 + 12 -12 + 4 + 9। ठीक है, तो क्या हुआ देखिए, 12 से 12 खलास, ये देखिए 9 और 3 12, माइनस के और ये प्लस के 12, तो ये खलास 0। ऐसे ही ये भी खलास, ऐसे ही आपका ये भी खलास। ठीक है, और ऐसे ही आपका ये खलास, और ऐसे ही देखो 12 और 4 16 और 16 ये खलास। देखिए बचा क्या, 12 और 3 15 15 और 16 16 -15 1, यहाँ पे सब 0 बच गया, 0 0, ऐसे ही यहाँ पे 0 बच गया, यहाँ पे भी 0। यहाँ देखिए 4 और माइनस के 3 तो 1, यहाँ पे 0, और यहाँ देखिए यहाँ भी 0, और यहाँ देखिए 9 और 4 13 और माइनस के 12 1। तो ये क्या आया आपका 1 1 1, कैसी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर आपका a इज इक्वल टू ए स्क्वायर वो आपका आइडेंटिटी हो जाए, तो हम उसको कहते हैं इनवोल्यूटरी 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 मैट्रिक्स।
ओके। तीसरी और आखिरी बात, इफ a इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2 15 माइनस 9 6 10 माइनस 6 4, फिर से आपको ये करना है, ए स्क्वायर आपको बताना है। करेंगे। ए स्क्वायर का मीन्स होता है ए इंटू ए, लिखो जी 5 माइनस 3 2 15 माइनस 9 6 10 माइनस 6 4, फिर से लिखो भाई 5 माइनस 3 2 15 माइनस 9 6 10 माइनस 6 4, मल्टीप्लाई करो। मुझे उम्मीद है कि मल्टीप्लाई आपसे करनी आ गई होगी। आपको तो केवल रिवीजन के प्रोस्पेक्टिव से मैंने बताया, बाकी आपको मल्टीप्लिकेशन करनी पहले से ही बहुत अच्छे से आती होगी। ठीक है। 15 माइनस 45 प्लस 20। ओके, देखिए सही चल रहा है काम। 5 इंटू 5 5 5 पंजे 25, फिर 15 × 45 माइनस के, फिर 10 दूनी 20। इस तरीके से आप कर सकते हैं ना, बहुत आसान है। 15 प्लस 27 माइनस 12, इसके बाद है आपका 10 माइनस 18 प्लस 8, अगली में चलते हैं 75 माइनस 135 प्लस 60 माइनस 45 प्लस 81 माइनस 36, उसके बाद 30 माइनस 54 24। मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं, आप करके देखेंगे तो सेम टू सेम यही आएगा आंसर। ठीक है, तो 40 आ गया। उसके बाद माइनस 30 54 माइनस 24, देन आफ्टर 20 माइनस 36 और प्लस 16। अब देखिए, अगर आप यहां ध्यान से देखें तो आपको कुछ दिखेगा। देखिए 20 और 25 क्या होता है, 20 और 25 45 पॉजिटिव माइनस 45 नेगेटिव। सो क्या होगा, ये आपका क्लास, और ये आपका बचेगा क्या है, 0। अब देखिए माइनस के 12 और माइनस के 15, 27 माइनस के प्लस के 27 0। इसके बाद 10 और 8 18 प्लस के और माइनस के 18, ये भी आपका 0। सेम ऐसे ही 60 और 75 135 माइनस 135 0। ऐसे ही यहाँ होगा 36 माइनस के और माइनस के 45 81 माइनस के और प्लस 81 खलास 0। ऐसे ही यहाँ पे होगा 0, ऐसे ही यहाँ पे होगा 0 0 0। क्या हुआ कि अगर इफ a इज इक्वल टू a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो, मतलब क्या होगा, अगर इस तरह की आपकी मैट्रिक्स है जिसके सारे के सारे एलिमेंट आपके 0 हैं, तो उसकी वैल्यू भी 0 होती है, तो उसकी वैल्यू भी 0 होती है। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि अगर a इज इक्वल टू a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो, तो उस तरह की मैट्रिक्स को हम कहते हैं नील पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना काफी है। अगर कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।